हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो क्लास में। आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो वीडियो है ना, लुसेंट को पढ़ने का एक अलग तरीके से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मतलब आप इसे लुसेंट का ही बेस मान लीजिए और एक तरह से ये समझिए कि हम इसको एक बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा वीडियो है वह मौर्य वंश पर आधारित है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नए वीडियो की जानकारी आपको यही सब्सक्राइब करने पर ही मिलने वाला है। तो चलिए, सबसे पहले मौर्य वंश के बारे में जानना है। सबसे पहली बात ये हमें जानना होगा कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। ठीक है, मौर्य वंश का अगर संस्थापक की बात करें तो उनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य नाम के व्यक्ति ने यहाँ पर मौर्य वंश का स्थापना करता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा। मौर्य वंश के स्थापना किसने किया, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, अब देखिए एक बात तो ये आपको ध्यान में यहाँ पर रखना ही होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए ये बात याद रखिए आपकी, इसने कब, ठीक है, कब कब इसने चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की, तो ये भी याद रखिएगा 322 बीसी में। ठीक है, 322 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, और एक बात और आपको याद रखना होगा कि ये जो वंश है मौर्य वंश, इसकी जो स्थापना होती है वह नंद वंश के बाद होती है, नंद वंश के पश्चात होती है। यानी कि नंद वंश के समाप्ति के बाद मौर्य वंश की स्थापना होती है, मौर्य वंश की स्थापना की जाती है। अब यहाँ पर आपको दो चीजें और ध्यान में रखना होगा कि नंद वंश का अंतिम राजा कौन था, और दूसरी बात कि जो मौर्य वंश का अंतिम राजा, पहले हम जान लेते हैं कि मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन है। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा धानानंद था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, नंद वंश की हम बात करें। ठीक है, नंद वंश की अंतिम राजा कौन था, धानानंद था। याद रखिएगा कौन था, धानानंद था। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि अगर नंद वंश को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो क्या किसी ने सहायता किया था इसको हराने में। तो हाँ, इसे नंद वंश को हराने में एक राजा हुआ कश्मीर का। ठीक है, कश्मीर का एक राजा हुआ जिसका नाम था परावर्तक। ठीक है, परावर्तक ने क्या किया, ये सहयोग किया किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को, नंद वंश को समाप्त करने के लिए। ठीक है, तो नंद वंश की समाप्ति के लिए परावर्तक ने, जो कि कश्मीर का राजा था, उसने सहयोग किया चंद्रगुप्त मौर्य को। और एक बात यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि नंद वंश का अंतिम राजा धानानंद था। इतने बात आपका क्लियर हो गया होगा, और इसकी स्थापना 322 बीसी में किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, धानानंद की सहायता, या फिर हम कहें कि धानानंद का गुरु, ठीक है, एक गुरु हुए जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, उनका नाम है चाणक्य। ठीक है, चाणक्य के बारे में हमें यहाँ पर बहुत चीजें जानने को मिलेगा, तो हम एक एक करके इनके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले इनका नाम, ठीक है, इनका नाम के बारे में जाने। तो देखिए, चाणक्य को 3 नामों से जाना जाता है। एक तो चाणक्य, दूसरा जो नाम है वह कौटिल्य है, इनका दूसरा नाम कौटिल्य है। ठीक है, कौटिल्य है, और इनका एक और नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है, तो इनका 3 नाम है, चाणक्य के 3 नाम है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। देखिए एक बात और याद रखिए यहाँ पर कि जब चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश का स्थापना करता है और राजा बनता है, तो इसका जो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री, वो कौन बनते हैं, वो चाणक्य ही इसका प्रधानमंत्री भी बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है, एक बुक की रचना की थी, और उस बुक के बारे में बहुत ज्यादा चर्चा होती है, और उस बुक का नाम है क्या, अर्थशास्त्र।
ठीक है, अर्थशास्त्र उस बुक का नाम है। ठीक है, देखिए इसके नाम पर मत जाइएगा, नाम इसका अर्थशास्त्र है, लेकिन इस बुक का विषय जो है वह प्रशासन से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके नाम पर मत जाइएगा, ये जो बुक है वह प्रशासन से जुड़ा हुआ है, राजनीति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इस बुक के बारे में एक चीज और यहाँ पर आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें 15 अधिकरण है। ठीक है, इसी बुक से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। इसमें 15 अधिकरण है, यानी कि आप कह सकते हैं अध्याय। ठीक है, 15 अधिकरण है और 180 प्रकरण है। ठीक है, 180 प्रकरण है। तो अर्थशास्त्र जो है एक राजनीतिक सब्जेक्ट, एक राजनीतिक बुक है और इसे चाणक्य ने लिखा था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री दोनों थे। चाणक्य के 3 नाम हैं, एक तो चाणक्य, दूसरा कौटिल्य और तीसरा विष्णुगुप्त। ठीक है, अब देखिए एक बात और हमें यहाँ पर जानना होगा कि ये जो चाणक्य है इनकी तुलना की जाती है एक बहुत ही बड़े, एक दूसरे महान राजनीतिज्ञ से, क्योंकि ये जो अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है, तो चाणक्य क्या हुए, एक राजनीतिज्ञ हुए। ठीक है, एक राजनीतिज्ञ हुए, ये एक बहुत बड़ा कूटनीतिज्ञ भी थे। ठीक है, राजनीति पर इनका बहुत बड़ा पकड़ था। तो इनके तुलना में इनको एक नाम दिया जाता है चाणक्य को, भारत का मैकियावेली। ठीक है, चाणक्य को भारत का मैकियावेली भी कहा जाता है। ठीक है, चाणक्य को भारत का क्या कहा जाता है, मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, मैकिया ठीक है वेली, मैकियावेली कहा जाता है भारत का। चाणक्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। अब देखिए एक बात और याद रखिए, ये जो मैकियावेली है ना, ये कहाँ, ये एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम है द प्रिंस। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक ये लिखते हैं और इस द प्रिंस नामक पुस्तक की जो तुलना की जाती है, द प्रिंस नामक पुस्तक की तुलना अर्थशास्त्र से की जाती है और इसी तर्ज पर भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, चाणक्य को कहा जाता है। जो मैकियावेली है एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे। ठीक है, एक कूटनीतिज्ञ थे। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, कुछ चीजें और है जो अर्थशास्त्र से जुड़ा हुआ है जिसके बारे में हम यहीं पर चर्चा कर ले तो बेहतर होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर मैं अर्थशास्त्र लिखता हूँ, अर्थशास्त्र मतलब वही चाणक्य का किताब। ठीक है, अर्थशास्त्र में कुछ चीजों के बारे में बताया गया है, जैसे कि हम यहाँ पर 2 चीजों के बारे में अभी सिर्फ बात करने वाले हैं। एक तो जासूस के बारे में। ठीक है, जासूस जो थे उनको अर्थशास्त्र में चर कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है, चर। और दूसरा जो यहाँ पर मंत्री होते थे, ठीक है, जो मंत्री होते थे उनको यहाँ पर क्या कहा गया है, मंत्रियों को तीर्थ कहा गया है। ठीक है, याद रखिएगा, मंत्रियों को तीर्थ कहा गया है और इसमें 18 तीर्थ है, यानी कि 18 मंत्रियों का जिक्र है। ठीक है, अर्थशास्त्र में 18 मंत्रियों का जिक्र है। तो इतनी बातें हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, एक बार फिर से इसे देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। ठीक है, तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हुए। इन्होंने 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। इनके गुरु का नाम चाणक्य था। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी अर्थशास्त्र और इस अर्थशास्त्र का तुलना द प्रिंस से होता है और द प्रिंस के लेखक मैकियावेली हैं और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। ठीक है, और ये जो अर्थशास्त्र है ये राजनीति से संबंधित एक सब्जेक्ट है, एक बुक है। ठीक है, इतनी बातें हमें अभी ध्यान में रखना है। चलिए आगे फिर हम आते हैं अपने मौर्य वंश पर। ठीक है, मौर्य वंश में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनके माता का नाम की अगर हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुरा था। ठीक है, इनके माता जी का नाम जो था, माता जी का नाम वह मुरा था। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य के माता जी का नाम मुरा था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से हम एक बार चंद्रगुप्त मौर्य लिख लेते हैं ताकि हमें सहूलियत हो चीजों को जोड़ने में। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य।
ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य यही है जो मौर्य वंश की इन्होंने नींव रखी, स्थापना की, नंद वंश को समाप्त करके। ठीक है, चलिए 322 बीसी में, याद रखिएगा 322 बीसी में इन्होंने ऐसा करने में खुद को सफल बनाया। चलिए मौर्य वंश के बारे में अब हम बात कर रहे हैं, और मौर्य वंश में हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य कौन है? मौर्य वंश के संस्थापक हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हमें और भी जानना है। देखिए मौर्य वंश को जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके बारे में, इनके नाम के बारे में जो उल्लेख हमें मिलता है, ठीक है, नाम का जो उल्लेख हमें मिलता है वह जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से हमें इनके बारे में जानकारी मिलता है। अब ये जूनागढ़ अभिलेख क्या है, ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए जूनागढ़ जो अभिलेख है ना, वह गुजरात में स्थित है, गुजरात में है। ठीक है, और ये रुद्र दामन द्वारा लिखा गया था। ठीक है, रुद्र दामन के द्वारा, रुद्र दामन के द्वारा लिखा गया था, और यह संस्कृत का प्रथम, ठीक है, याद रखिएगा संस्कृत का प्रथम, ठीक है, प्रथम अभिलेख था। संस्कृत का प्रथम अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, इस बात को आप भूलिएगा मत। ठीक है ना, तो ये संस्कृत का प्रथम अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख है, और जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर चंद्रगुप्त को कई ग्रंथों में अलग अलग नामों से जाना गया है। जैसे यहाँ पर उसके अन्य ग्रंथों में नाम की हम बात कर रहे हैं, अन्य ग्रंथों में नाम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुराणों में। ठीक है, इसको किस नाम से जाना गया है? पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में इसे किस नामों से जाना गया है? तो पुराणों की हम बात करें, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर हम बात करें किसका? ब्राह्मण ग्रंथों की। ठीक है, तो पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसे यहाँ पर शूद्र कहा गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा गया है? इसको शूद्र कहा गया है। ठीक, उसी तरह से यहाँ पर जैन धर्म के, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में, ठीक है, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में, ठीक है, इसको बौद्ध साहित्य में, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में इसको, जो चंद्रगुप्त मौर्य है हमारा, इसे क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, इसको क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है। ठीक है, अच्छी बात है। और एक बात और याद रखिएगा, ये साहित्य से ही जुड़ा हुआ है। इसको मुद्रा राक्षस में, ठीक है, मुद्रा राक्षस में ब्रिशल शब्द का जो प्रयोग है, ब्रिशल, ठीक है, ब्रिशल शब्द का जो प्रयोग है वह किसके लिए किया गया है? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। ठीक है, मुद्रा राक्षस में। ठीक है, मुद्रा राक्षस। एक बात यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो मुद्रा राक्षस है, इसका लेखक कौन है? यहाँ पर मुद्रा राक्षस के लेखक विशाख दत्त है। ठीक है, विशाख दत्त, याद रखिएगा विशाख दत्त है, और ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है। संस्कृत भाषा इसकी है, विशाख मुद्रा राक्षस की। ठीक है, मुद्रा राक्षस में ब्रिशल शब्द जो प्रयोग किया गया है वह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए किया गया है। इतनी बात आपको ध्यान में रखना होगा। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम भी है। ठीक है, इसके लिए यूनानियों ने दो नाम दिए हैं। ठीक है, यूनानी भाषा में इसका दो नाम है। ठीक है, एक तो इसका नाम है सेंड्रोकोटस। ठीक है, सेंड्रो, ठीक है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस और इसका दूसरा नाम है एंड्रोकोटस। ठीक है, एंड्रोकोटस, इसका दो नाम है, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस। ये यूनानियों ने इसको नाम दिया था। अब देखिए जो सेंड्रोकोटस नाम है, ये कुछ विद्वानों ने मिलकर दिया था, जिसका नाम इस तरह है जस्टियन। ठीक है, जस्टियन, जस्टियन, एरियन, ठीक है, एरियन, एरियन, और एक और है स्ट्रबो।
ये जो विद्वान है जस्टियन, एरियन और एस्ट्रेबो, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। ठीक है, वहीं पर कुछ विद्वान इसको एंड्रोकोटस कहते थे, जैसे कि एपियन। ठीक है, एपियन ने इसको एंड्रोकोटस कहा, वहीं पर प्लूटार्क ने क्या कहा, इसको एपियन कहा। ठीक है, तो ये जो यूनानी विद्वान थे, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस नाम से जाना। ठीक है, तो अब देखिए ये बात तो ठीक है कि यूनानियों ने इसे सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस के नाम से जाना, लेकिन ये जो नाम है यूनानी नाम, इसके बीच का संबंध, यानी कि ये जो दोनों नाम है वह चंद्रगुप्त मौर्य का ही है, ये किसने बताया? तो इसे बताने वाले व्यक्ति का नाम है सर विलियम जोन्स। ठीक है, इनका नाम है सर विलियम जोन्स। सर विलियम जोन्स, याद रखिएगा, सर विलियम जोन्स ने इनके नाम यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के नाम को इन्होंने जो यूनानी नाम है, यूनानी नाम का संबंध इन्होंने स्थापित किया कि ये जो यूनानी नाम सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस है, जो यूनानी साहित्यों में मिलता है, यह चंद्रगुप्त मौर्य से है। तो इनके बीच का जो संबंध स्थापित किया वो थे सर विलियम जोन्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य के धर्म के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ठीक है, अगर हम चंद्रगुप्त मौर्य की धर्म की बात करें तो शुरुआती जो इसका धर्म था, ये विष्णु और जो शैव धर्म है इसको इन्होंने माना था। ठीक है, शैव धर्म और शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को ये मान रहा था। शैव और वैष्णव संप्रदाय को ये मान रहा था। देखिए, शैव और वैष्णव संप्रदाय को मानने का सीधा सा मतलब है कि शिव और विष्णु का उपासक ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर शैव संप्रदाय में शिव जी आ गए। ठीक है, शिव, और वैष्णव में विष्णु या कृष्ण, हम कह सकते हैं कृष्ण। ठीक है, अब देखिए यूनानी भाषा में, ठीक है, यूनानी भाषा में शिव को डायनोसियस कहा गया है। शिव को क्या कहा गया है? डायनेसियस। ठीक है, डायनेसियस शिव को कहा गया है। वहीं कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। यूनानी भाषा में कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया है। हेराक्लीज, ठीक है, हेराक्लीज कहा गया। देखिए, इसका जो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रारंभिक धर्म था या शुरुआती धर्म जो था, शुरुआत में यह जैन संप्रदाय, शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को मानता था। यूनानियों ने शिव के लिए डायनोसियस और कृष्ण के लिए हेराक्लीज शब्द का प्रयोग किया। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, देखिए शुरुआत में तो ये शैव और वैष्णव संप्रदाय को मानता था, बाद में, ठीक है, आगे चलकर ये दूसरे धर्म में परिवर्तित हो जाता है और यह जैन धर्म में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जैन धर्म में ये परिवर्तित हो जाता है और जैन धर्म की जो शिक्षा है, जो दीक्षा है, वह दिया जाता है इसे भद्रबाहु के द्वारा। भद्रबाहु ने इसको जैन धर्म की शिक्षा दिए थे। ठीक है, भद्रबाहु जो थे वो जैन धर्म की शिक्षा चंद्रगुप्त मौर्य को दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य शुरू में शैव और वैष्णव संप्रदाय को मानता था। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इतनी बातें अब तक हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, इसके कई नाम। सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस जो नाम था वह यूनानियों के द्वारा दिया गया था और सेंड्रोकोटस नाम देने वाले जस्टियन, एरियन और एस्ट्रोबो जैसे विद्वान थे, वहीं एंड्रोकोटस नाम देने वाले एपियन और प्लूटार्क जैसे विद्वान थे। और इन नामों के बीच का जो संबंध है वह सर विलियम जोन्स ने स्थापित किया और बताया कि ये जो नाम आप पढ़ रहे हैं सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, यूनानी साहित्यों में यह चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य का ये नाम है। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है, इस नाम का उल्लेख जो होता है जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है और जूनागढ़ जो अभिलेख है उसकी निर्माण रुद्रदामन ने किया था। और ये जूनागढ़ अभिलेख की एक खासियत है कि यह संस्कृत भाषा की प्रथम अभिलेख है।
आगे हम बात किए हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसको पुराणों में पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र कहा गया है, वहीं जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में इसे क्षत्रिय कहा गया है और वृषल शब्द का प्रयोग मुद्रा राक्षस में किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। और मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं, जो लेखक हैं, उनका नाम है विशाख दत्त। और ये जो मुद्रा राक्षस है ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। आगे फिर हम लोगों ने चर्चा किया इसके धर्म के बारे में। तो जो शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय को ये मानता था शुरुआत में, तो शैव संप्रदाय में जो यूनानी थे वह शिव के लिए डायनेसियस और कृष्ण के लिए हेराक्लिज शब्द का प्रयोग यूनानियों ने किया। आगे चलकर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना धर्म परिवर्तन किया और वह जैन धर्म को मानने लगा। जैन धर्म की जो शिक्षा है उसे भद्रबाहु ने दिया था, यानी कि जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के द्वारा इन्होंने प्राप्त किया। ठीक है, आगे और 2-3 घटनाएं इसके काल से संबंधित है जिसके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। एक काल तो उसने युद्ध करता है एक जो उसके बारे में, और उसके साथ ही साथ फिर हम उसकी मृत्यु की ओर तरफ बढ़ेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उसके एक और घटना यहाँ पर आप याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुआ है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माण कार्य हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो सुदर्शन झील है, ठीक है, सुदर्शन झील वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में ही सुदर्शन झील का निर्माण होता है। ठीक है, सुदर्शन झील का निर्माण किया जाता है। अब ये जो सुदर्शन झील है इसका निर्माण करवाता है एक राज्यपाल होता है जिसका नाम है पुष्यगुप्त। ठीक है, पुष्यगुप्त ने यहाँ पर एक झील का निर्माण कराता है जिसका नाम है सुदर्शन झील। ये पुष्यगुप्त कौन था? राज्यपाल था और इसका नाम पूरा नाम था पुष्यगुप्त वैश्य। ठीक है, पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा ये कार्य किया गया, सुदर्शन झील बनवाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक युद्ध के बारे में बात करेंगे कि 305 ईस्वी की बात है। ठीक है, कब की बात है? 305। आपको याद होना चाहिए कि ये जो चंद्रगुप्त मौर्य है वह कब राजा बना था। तो अभी हम लोगों ने बात किया है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य कब राजा बना था। देखिए 305 बीसी में यह एक युद्ध करता है। ठीक है, युद्ध किसके साथ करता है? तो यह सेलुकस निकेटर के साथ करता है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर के साथ ये युद्ध करता है, निकेटर के साथ युद्ध किया जाता है। और कौन कौन? सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य, ये दोनों मिलकर युद्ध करते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच की जो लड़ाई होती है वह 305 बीसी में होता है। ठीक है, 305 बीसी में यहाँ पर लड़ाई होता है सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच। ठीक है, और इस लड़ाई में जो है चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है, इसे विजय प्राप्त होता है। और जब चंद्रगुप्त मौर्य को इस युद्ध में सेलुकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच के जो युद्ध है उसमें चंद्रगुप्त मौर्य की विजय प्राप्त होता है, तो इस विजय में इसे 4 प्रांत हासिल होते हैं। ठीक है, इन 4 प्रांतों के नाम इस तरह हैं। एक तो काबुल, ठीक है, दूसरा कंधार, ठीक है, दूसरा कंधार, ठीक, तीसरा हरेत, ठीक है, तीसरा हरेत, और चौथा जो है वह है मकरान। ठीक है, मकरान। तो ये 4 प्रांत चंद्रगुप्त मौर्य को विजय के उपलक्ष्य में प्राप्त होते हैं, यानी कि जब वह सेलुकस निकेटर से जीतता है ये 4 प्रांत है। एक बात यहाँ पर आपको और बताना चाहूंगा कि जो सेलुकस निकेटर है यह सेनापति था किसका? सिकंदर का। ठीक है, सिकंदर का यह सेनापति था, इस बात को याद रखिएगा। देखिए अब इस युद्ध के बाद जो सेलुकस निकेटर है, ठीक है, अपनी पुत्री, सेलुकस निकेटर की एक पुत्री है जिसका नाम है हेलेना। ठीक है, ये हेलेना नामक पुत्री का, अपनी हेलेना नामक
पुत्री का यह विवाह कर देता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, विवाह करता है किससे? चंद्रगुप्त मौर्य से, और यह प्रथम अंतरराष्ट्रीय विवाह हो गया। ठीक है, यह हेलेना की विवाह किससे करता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। देखिए एक बात और यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि जो हेलेना है ना, इसको कई जगहों पर कार्नोलिया भी कहा गया है। ठीक है, कार्नोलिया भी कहा गया है। ठीक है, हेलेना का दूसरा नाम कार्नोलिया है, ये बात याद रखिएगा। और हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह हो जाता है यहाँ पर, विवाह यहाँ पर होता है, और ये विवाह हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय विवाह। इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे भी हमें बात करना है अब कि ये जब विवाह होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने 800 हाथी, नहीं 800 नहीं 500, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया, 500 हाथी ये क्या करता है? गिफ्ट करता है, दान देता है उपहार के तौर पर सेलुकस निकेटर को। ठीक है, सेलुकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी, ठीक है, क्या करता है? उपहार में देता है, क्योंकि अब ये संबंधी हो गए। ठीक है, तो इस शादी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की विवाह होती है। तो यहाँ पर अब दो घटनाएं और हमें समझनी है। एक तो जब इनकी विवाह होती है तो अब यहाँ पर इसको हेलेना और चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह होता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक विदेशी राजदूत आता है जो कि मेगास्थनीज होता है, और मेगास्थनीज सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर आता है। ठीक है, सेलुकस निकेटर का राजदूत बनकर मेगास्थनीज आता है। सेलुकस निकेटर कौन है? हेलेना के पिता हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि ये सेलुकस निकेटर है जो सेना नायक है। ठीक है, आगे हम बात कर रहे हैं अब मेगास्थनीज के बारे में। आगे बस मेगास्थनीज के बारे में चर्चा करना है, तो हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं मेगास्थनीज की तरफ। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में कुछ चीजें यहाँ पर आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे कई सवाल आते हैं। मेगास्थनीज की किताब की नाम तो आपको याद ही होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं, मेगास्थनीज के बारे में समझते हैं, जानते हैं कि ये मेगास्थनीज क्या बला है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको जानना होगा कि ये सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये सेलुकस निकेटर का राजदूत है, और इसने एक पुस्तक लिखी, और उस बुक का नाम यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है। उस बुक को हमेशा याद रखिए कि इंडिका नामक उसने एक पुस्तक लिख डाली। ठीक है, वह राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, और इसने इंडिका, ठीक है, इंडिका नामक बुक लिखा। और इंडिका नामक बुक में इन्होंने यानी कि मेगास्थनीज ने भारत के बारे में बहुत सारी बातें लिखते हैं। ठीक है, उन बातों को यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये जानेंगे कि इन्होंने इंडिका में, ठीक है, इनका जो कि मेगास्थनीज की बुक है, इसमें इन्होंने पाटलिपुत्र को क्या कहा। ठीक है, तो पाटलिपुत्र को इन्होंने यानी कि मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक पाटलिपुत्र को मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र को एक सेकंड रुकिएगा, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र को इन्होंने क्या कहा? पॉलीबोथा। ठीक है, पॉलीबोथा इन्होंने नाम दिया। इन्होंने पॉलीबोथा नाम से पाटलिपुत्र को संबोधित किया अपने पुस्तक इंडिका में। ठीक है, एक बात तो ये आपको याद रखना है। दूसरी बात ये याद रखना है कि इन्होंने मार्ग निर्माण अधिकारी को, ठीक है, जो मार्ग निर्माण करने वाली अधिकारी थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में, इसको इन्होंने एक अलग नाम से संबोधित किया, वह था एग्रोनोमाई। ठीक है, एग्रोनोमाई, ठीक है, एग्रोनोमाई, इन्होंने उस एग्रोनोमाई शब्द से इन्होंने मार्ग निर्माण अधिकारी को संबोधित किया। आगे फिर इन्होंने बताया कि जो बड़े शहर होते हैं, जैसे कि पाटलिपुत्र उस समय का बड़ा शहर था, तो बड़े शहर का जो प्रशासन है, ठीक है, प्रशासन वह 6 समितियों में बांटकर चलाया जाता था। 6 समितियों में बांटकर इसे चलाया जाता था। ठीक है,
6 समितियों में इसे बांटकर चलाया जाता था। आगे फिर इन्होंने आगे जो इंडिका है इसमें कुछ और 2 तथ्यों के बारे में जानिए। देखिए इसमें जो इंडिका है इसमें कहीं भी चाणक्य की वर्णन नहीं है, चाणक्य के बारे में कहीं भी कोई बात नहीं बताई गई है। फिर आगे इन्होंने यानी कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत को 7 भागों में बांटा, भारत की जो समाज था उसको 7 भागों में बटा हुआ बताया। फिर इन्होंने बताया कि जो दास थे, भारत के दास प्रथा नहीं था, दास प्रथा भारत में नहीं था, तो इन्होंने ये बातें बताई। और ये जो 2 बातें थी ये गलत हो गई, क्योंकि चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताया है कि जो भारत है उसमें दासों की दास व्यवस्था उस समय यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में दास व्यवस्था था। और दूसरी बात, इन्होंने जो भारत के चतुष्ण वर्ण व्यवस्था थी उसके बारे में अर्थशास्त्र में बताया गया है, लेकिन यहाँ पर मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक में 7 भागों में बताया, जो कि गलत है। ठीक है, इस बात को भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इसकी मृत्यु के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई। ठीक है, मृत्यु की बात कर रहे हैं तो इसकी मृत्यु 298 बीसी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 298 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी जो मृत्यु होती है ना, इसके मृत्यु के पीछे भी एक कहानी है। ये जो मृत्यु होती है ये संलेखना क्रिया से होता है। ठीक है, संलेखना क्रिया। देखिए जैन धर्म में एक प्रक्रिया होती है शरीर त्यागने की, उसी को संलेखना क्रिया कहते हैं, या संथारा विधि या संथारा प्रक्रिया इसको कहा जाता है। ठीक है, संथारा प्रक्रिया कहा जाता है, जो कि जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में अपने प्राण त्यागने का एक विधि है, अपने शरीर को त्याग करने का एक विधि है। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने इसी विधि से संलेखना क्रिया से अपने प्राण को त्यागते हैं, और ये प्राण अपने श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर त्यागते हैं। ठीक है, श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर इन्होंने अपना प्राण त्यागता है। और इस पहाड़ी को जब चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पर अपना प्राण त्याग देते हैं तो इस पहाड़ी को चंद्रगिरी, ठीक है, चंद्रगिरी की पहाड़ियों के नाम से इसको जाना जाने लगा। और ये जो श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी है ये कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कर्नाटक में ये स्थित है। तो ये बातें थी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, और ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगले वीडियो में हम लोग बिंदुसार के बारे में बात करेंगे, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है, और इसके बाद यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वही मौर्य वंश का शासक बनता है। ठीक है, एक बार हम फिर से इस पूरे चीज को एक बार देख लेते हैं ताकि हमें ध्यान रहे और याद हो जाए ये सारी चीजें। ठीक है, चलिए तो ध्यान से आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, थोड़ा सा तेज रफ्तार से हम ये चीजों को करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए मौर्य वंश के जो संस्थापक हैं उनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है, ये बात आप जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है, और इन्होंने अपने गुरु यानी कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की। कब की थी? 322 ईस्वी में मौर्य वंश की स्थापना की गई थी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। और इन चाणक्य को यानी कि जो गुरु थे उनको 2 नामों से जाना जाता है, एक तो कौटिल्य के नाम से और दूसरा विष्णुगुप्त के नाम से। चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र नामक इन्होंने पुस्तक लिखी, और इन्होंने बताया कि जो इनका जो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक है वह राजनीति से संबंधित है, प्रशासन से संबंधित है। और अर्थशास्त्र की जो एक अर्थशास्त्र पुस्तक लिखने की वजह से इन्हें भारत का मैकियावेली कहा गया। और मैकियावेली का एक पुस्तक है द प्रिंस, और द प्रिंस और अर्थशास्त्र की आपस में तुलना की जाती है। ठीक है, अर्थशास्त्र में जो जासूस होते हैं उसको चर बुलाया जाता है, और जो मंत्री है उन्हें तीर्थ बुलाया जाता है। और अर्थशास्त्र में बताया गया है तीर्थों की संख्या 18 थी।
आगे फिर हम लोगों ने जाना था कि सुदर्शन झील का निर्माण पुष्यगुप्त वैश्य ने किया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजपाल था। आगे फिर हम लोगों ने बात किया कि 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध होता है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजय होता है और इस विजय के कारण इसे 4 प्रांत मिलते हैं और इस प्रांत का नाम इस तरह है: काबुल, कंधार, हरेत और मकरान। चंद्रगुप्त मौर्य जब सेल्यूकस निकेटर से ये युद्ध जीतता है तो सेल्यूकस निकेटर अपनी पुत्री हेलेना की शादी, हेलेना के विवाह जो है चंद्रगुप्त मौर्य से कर देती है। ठीक है, हेलेना को कर्नोलिया भी कहा जाता है। ठीक है, हेलेना को कर्नोलिया भी कहा जाता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना की विवाह हो जाती है तो जो सेल्यूकस निकेटर है अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज देता है। मेगास्थनीज कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था या दरबारी था। ठीक है, हम राजदूत कहते हैं। आगे है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और इस इंडिका में कई बातें भारत के शासन प्रशासन के बारे में लिखा। तो इन्होंने इंडिका में पाटलिपुत्र को पॉलीबोथा कहा और मार्ग निर्माण अधिकारी को एग्रोनोमाई कहा। साथ ही साथ बड़े जो शहर है उसके प्रशासन में इन्होंने बताया, जैसे कि पाटलिपुत्र उस समय का बड़ा शहर था, तो बड़े शहर के प्रशासन में इन्होंने बताया कि 6 समितियों में बांटकर इसका प्रशासन किया जाता है। अगला बात यह है कि जो इंडिका है उसमें चाणक्य के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। फिर आगे हम लोगों ने जाना कि जो इंडिका है वह भारतीय समाज को 7 भागों में बांटता है। साथ ही साथ यह भी उल्लेख किया गया है कि भारतीय समाज में दास प्रथा नहीं है, जो कि अंतिम 2 उल्लेख बिल्कुल गलत है, क्योंकि चाणक्य के अर्थशास्त्र में दासों के बारे में बताया गया है, दासों के बारे में चर्चा किया गया है और यह भी बताया गया है कि जो भारतीय समाज है वह 4 वर्गों में बटा हुआ है। ठीक है, अब हम यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसका अन्य नाम, तो पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में इसे शूद्र कहा जाता है, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य में इसे क्षत्रिय कहा जाता है। वृषल शब्द जो है वह मुद्रा राक्षस में इसके लिए प्रयोग किया जाता है। मुद्रा राक्षस जो है वह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है और यह एक संस्कृत में लिखा हुआ ग्रंथ है। ठीक है, आगे यहाँ पर है कि यूनानी नाम भी है चंद्रगुप्त मौर्य के, सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस, और इन नामों के बीच में जो संबंध स्थापित करते हैं वह है विलियम जोन्स। ठीक है, एक बात और यहाँ पर याद रखेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के माता का नाम मुरा था। और एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे कि इसने प्रथम विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने प्रथम विस्तृत साम्राज्य की स्थापना की, इस बात को भी याद रखिएगा। प्रथम विस्तृत साम्राज्य की स्थापना, ठीक है, साम्राज्य की स्थापना इसने की। और एक बात और याद रखिएगा कि इसे उद्धारक या मुक्तिदाता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने जो यूनानियों के द्वारा जो साम्राज्य स्थापित किए गए थे उससे इसने भारतीय क्षेत्र को क्या किया था? छुटकारा दिलाया था। इसके धर्म के बारे में हम लोगों ने बात किया कि शुरुआत में ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म को मानता था, बाद में इसने जैन धर्म को अपना लिया और जैन धर्म की जो शिक्षा है इसने भद्रबाहु के द्वारा लिया था। अब हम यहाँ पर इसके मृत्यु की तरफ बढ़ते हैं। चूंकि हम लोगों ने जाना कि भद्रबाहु के द्वारा ये जैन धर्म को भद्रबाहु से इन्होंने शिक्षा ली जैन धर्म में, तो जैन धर्म की एक प्रक्रिया होती है अपने शरीर को त्यागने का, वह है सलेखना विधि या संथारा विधि। और इसी विधि के तहत चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने प्राण श्रवण बेलगोला की पहाड़ियों पर त्याग देता है। त्यागने के पश्चात यानी कि जब चंद्रगुप्त मौर्य ने वहां पर अपने प्राण त्यागते हैं तो उसी के पश्चात श्रवण बेलगोला की जो पहाड़ी है उसको चंद्रगिरी के पहाड़ी के नाम से जाना जाने लगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है इस तरह से समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मौर्य वंश का अगला शासक होता है। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे YouTube चैनल के साथ। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कोई सजेशन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में।